हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का है और टॉपिक का नाम है बंगाल नज़दीक से एक नज़र। मतलब बंगाल के जो बारे में जो कहानियाँ कही जाती है उस बंगाल को हम नज़र से देखेंगे, नज़र से जानेंगे कि क्या कहता है बंगाल के बारे में प्यारे बच्चों। तो चलिए, बंगाल क्या कहता है कि एक ऐसा जिसे हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहाँ के निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्पी बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली जो है एक संस्कृत से निकली हुई भाषा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंगाली कहते हैं। परम ईसा पूर्व में प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथ के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत में उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। बंगाल के जो लोग थे वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। फिर वह नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ? जब वो भाषा बोलते ही नहीं थी तो नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल का मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्य संस्था स्थापित होने लगा था, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा और 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक यंत्र स्थापित कर लिया और ब्राह्मण को बसाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे उस तरह की परंपरा नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण लोग सब संस्कृत के बारे में ज़्यादा जानते थे, तो अब वहाँ पे ब्राह्मण को बसाने का शुरू कर दिया कि यहाँ पे ब्राह्मण सब आकर बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव के अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सॉन्ग ने यह पाया कि बंगाल में स्वतंत्र संस्कृत संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षत्रिय राज्य का उद्गम भी हो गया, जो कि आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। किसका? सुल्तान जो होता ना, उस समय के समय सुल्तान वहाँ पे शासन करता था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्रता थे, यानी कि आज़ाद थे। अध्याय 3 में पढ़ा। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा मान जाने लगा। अब वहाँ पे वो पंजाब को किसको? पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता को जब जीता तो जीतने के बाद उसने अपना सूबा मान लिया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। वहाँ जो प्रशासन की जो भाषा जो बोली जाती थी वो फारसी भाषा थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। लेकिन वहाँ के जो बंगाली जो भाषा था वो भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में शुरू हो रहा था और उत्पन्न हो रहा था। वस्तु 15वीं शताब्दी तक आते आते क्या है कि वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों में बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एक बंद हो गए और जैसे जैसे शताब्दी जैसे समय आया बंगाल के लोग सब अपनी भाषा को बोलने लगे, समझने लगे, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। पहले क्या था? बंगला कहा जाता था, बंगाल कहा जाता था, लेकिन अब उसे क्या कहा जाने लगा? पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा। यद्यपि बंगाली का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है। बंगाली का जो शब्द है ये कहाँ से निकला है? तो ये संस्कृत से निकला हुआ है, पर यह अपने क्रम विकसित को अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृति शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं और अन्य शास्त्रों में इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया था और जैसे जैसे विकसित हो गया बंगाली सब अपना अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया, अपनी भाषा सब कुछ करने लगा, तो वहाँ से एक बंगाली का क्या बन गया? एक अपना हिस्सा बन गया। बंगाली का प्रारंभिक साहित्य 2 श्रेणी में बढ़ता जा रहा था और उनकी जो श्रेणी थी, समूह था, वो 2 भाग में बढ़ जा रहा था। कौन था? एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उसकी स्वतंत्रता। अब पहला था कि वो संस्कृत का निर्माण करेगा और दूसरा उसकी आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता का। इस श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य अनुवाद, मंगलकाय शब्द अर्थों में शुभयानी मंगलिक काव्य जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित था। अभी तो बात सही है। अब वहाँ तो जो मान्यता था भगवान को मानते थे, देवी देवताओं से संबंधित था और भक्ति साहित्य जैसे कि गाड़ियाँ, वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैत्यदेव की जीवनी अध्याय 8 आदि में शामिल है, जिसे कि इसके बारे में बोला गया है। जीवनी के बारे में अध्याय 8 में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गदा गीत। ये सभी पश्चिम बंगाल की जीवनी से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर ये क्या थे। इनके बारे में चर्चा करता है। लाग नोत और सन्यासी होते थे जो कि तरह तरह के योगी क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो कि अक्सर अभिनेत्रित किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समस्त संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या
काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी। तो वहाँ से जो धर्म ठाकुर जो थे उनकी एक लोकप्रिय देव मानते थे, जिनकी पूजा जो है अक्सर पत्थर या काठ की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनाते थे या लकड़ी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। उसके बाद यहाँ से आता है कि पहली श्रेणी के ग्रंथों की काल निर्माण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा अनेक पांडुलिपि पाई गई है जिसमें से अंगीकृत किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच कर गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता था। अतः वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। और ये था आपका पश्चिम बंगाल की, यानी कि बंगाल का बारे में कुछ नज़दीक से। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।